नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ओम डिजिटल स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं LDC के पेपर के ही बारे में। पिछले पार्ट में भी मैंने आपको दो पार्टों में मैंने आपको LDC का पेपर ही करवाया था। वो जो पेपर हुआ था वो आपका 12/8/2018 को हुआ था। और ये जो पेपर मैं आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये LDC का जो 19 तारीख को जो पेपर हुआ था, 19 अगस्त 2018 का जो पेपर हुआ था फर्स्ट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और दोस्तोऔर इसमें जो साइंस के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, उन्हीं साइंस के क्वेश्चनों को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उम्मीद करता हूं पीछे की वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखे होंगे और दोस्तों ये वीडियो भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। आपकी आगामी जो पटवारी एग्जाम है, उस पटवारी एग्जाम में देख लेना दोस्तों, इन्हीं में से कम आपके 30 से 40% जो क्वेश्चन है वो इन्हीं क्वेश्चनों में से फंस जाएंगे। ये हम आपसे दावा करते हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट हम करना चाहेंगे, आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखिए और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अपनी अंजाम तक पहुंचाइए। ठीक है ना? तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, 3-4 दिन और लगेगा इस सीरीज में। उसके बाद मैं आपको कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा प्रत्येक चैप्टर वाइज, है ना? चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाऊंगा साइंस के। उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे साइंस के, मैं आपसे दावा करता हूँ। बस आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को भी आप इस चैनल से जोड़ेंगे जिससे उनको भी फायदा हो। और दोस्तों, आपके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा तो हमें मतलब फल मिलना चाहिए इसका। आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन हैं इस पेपर में वो आपके 101 से लेके 142 नंबर क्वेश्चन तक आपके पूछे गए हैं साइंस के। तो वही मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। तो 101 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा मेरे प्यारे साथियों। 101 नंबर क्वेश्चन पर मैं आपको ले चलता हूँ। 101 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है ना? चलिए भाई, मेरे हिसाब से ये रहा आपका 101 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल, ये रहा 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 101 से पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मेरे प्यारे साथियों, वो आपके किसके हैं? वो आपके साइंस के नहीं हैं, वो जीके के, मैथ के, इनके हैं, ठीक है? चलिए, 101 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है कि निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी विशेषता पेरिस्कोप को बनाने में काम में ली जाती है? दोस्तों, मतलब प्रकाश की कौन सी घटना का उपयोग पेरिस्कोप को बनाने में, मतलब कौन सी घटना का उपयोग पेरिस्कोप बनाने में काम में लिया जाता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो पेरिस्कोप होता है ना, पेरिस्कोप, उसमें होता क्या है? इस प्रकार की पेरिस्कोप एक मतलब बनी हुई है कि इस प्रकार की मतलब संरचना होती है, एक प्रकाशिक तंतु होता है। इसमें एक तो मतलब इस प्रकार से लगा होता है यहाँ पर, मतलब एक तो इस प्रकार से यहाँ पर मतलब दर्पण लगा होता है, ठीक है? और एक दर्पण यहाँ पर लगा होता है। तो पेरिस्कोप क्या होता है? छुपकर देखने में काम आता है। छुपकर देखने में काम आता है मतलब मान लो यहाँ पर कोई दुश्मन है, ठीक है, और यहाँ पर हम हैं किसी गड्ढे के अंदर, तो हम इसको देखना चाहेंगे तो हम क्या कर लेंगे? पेरिस्कोप का उपयोग कर लेंगे। तो पेरिस्कोप को हम बाहर निकाल देंगे, तो पेरिस्कोप से हमें क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो पेरिस्कोप में ये जो दर्पण लगे होते हैं ना, तो ये दर्पण तो क्या करता है? उस दुश्मन का मतलब या किसी भी वस्तु का चित्र अपने आप में बना लेता है। और वो चित्र कहाँ पर दिखता है? यहाँ पर दिखता है। और उसी चित्र को देख करके मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाता है? आंख के अंदर बन जाता है और हमें वस्तु दिखाई दे जाती है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है वो किसके, इस प्रकार के प्रकाशित तंतु को हम पेरिस्कोप बोलते हैं। और पेरिस्कोप में किसका उपयोग होता है? परावर्तन का, क्योंकि इसमें दर्पण काम में लिए जाते हैं। और दर्पण होते हैं ना, दर्पण, उसमें हमेशा परावर्तन काम में आता है। कौन क्या काम आता है? परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, 102 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 102 नंबर क्वेश्चन है कि एक आपतित किरण एवं समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण 60 डिग्री है। ये दे रखा है कि समतल दर्पण से परावर्तित किरण के मध्य का कोण कितना है? 60 डिग्री है। ये हमारा समतल दर्पण है। ये यहाँ से मान लो जाने वाली किरण है और ये इस प्रकार से हमारी आपतित किरण है, ठीक है? तो ये जो प्रकाश किरण है ये 60 डिग्री के कोण पर क्या हो रही है? मतलब परावर्तित हो रही है। तो परावर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है? मतलब आप परावर्तित जो किरण है वो आपतित किरण के सापेक्ष किस कोण से विचलित हुई है? आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो
आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है ना वो बराबर होता है। ये अगर परावर्तन कोण 60 डिग्री है तो आपतन कोण भी कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा। मतलब 60 प्लस, यानी आपतित किरण ये है और ये परावर्तित किरण है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया, तो 120 डिग्री का कोण हो गया। क्योंकि ये दे रखा था हमें कि जो परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री के कोण पर विस्थापित है दोस्तों, 60 डिग्री के कोण पर। कहने का मतलब परावर्तन कोण का मान आपका कितना हो गया, परावर्तन कोण का मान आपका 60 डिग्री हो गया। तो आपतन कोण का मान भी कितना होगा, 60 ही होगा। तो 60 कितने हो गए, 120 हो गए, है ना। ये नियम तो आपने पढ़ा होगा कि परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो 60 प्लस 120 हो गए, है ना, 120। अब हमें पूछा था कि परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच में कितने डिग्री का कोण है, तो ये आपतित है और ये परावर्तित है, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण हो गया, तो 120 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है ना, कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए भाई, तो आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एक कूलाम आवेश में, यानी एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको पूछी है। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18। अगर आपको पूछ ले कि एक मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो अगर आपको आवेश पूछ ले तब आपका हो जाता है 1.6 गुणा 10 की घात -19, और ये माइनस का जाता है ना, ये माइनस का जाता, यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश अगर पूछता तो आपका उत्तर होता ये वाला, इसमें माइनस भी होता, यहाँ पर भी माइनस होता। लेकिन अब आपको क्या पूछा है, अब आपको पूछा है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे मेरे प्यारे दोस्तों वो होंगे 6.25 गुणा 10 की घात 18। ध्यान रखना ये संख्या 6.25 गुणा 10 की घात 18। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस के ऊपर एक अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जो कि दृष्टि पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इस नेत्र दोष को क्या बोलते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो आपका नेत्र है, नेत्र लेंस है, यानी हमारी ये आंख थी, इसमें ये नेत्र था, नेत्र लेंस था। इस नेत्र लेंस के आगे इस प्रकार की एक झिल्ली बन गई है। कैसी, अपारदर्शी झिल्ली, अपारदर्शी झिल्ली बन गई है। और इस अपारदर्शी झिल्ली बन गई है जिसके कारण देखने की क्षमता के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। देखने की क्षमता के ऊपर प्रतिकूल का मतलब देखने में तकलीफ होती है। तो इस दोष को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इस दोष को हम कहेंगे मोतियाबिंद। क्या कहेंगे, मोतियाबिंद कहेंगे। मोतियाबिंद में होता क्या है, यानी ये हमारा लेंस है, इस प्रकार से इस लेंस के आगे इस प्रकार की एक झिल्ली बन जाती है, अपारदर्शी परत बन जाती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, मोतियाबिंद बोलते हैं। और दोस्तों जब ऑपरेशन किया जाता है मोतियाबिंद का तो इसी अपारदर्शी झिल्ली को हटाया जाता है, इसी अपारदर्शी झिल्ली को हटाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा। एक होता है आपका जरा दृष्टि दोष, एक होता है दृष्टि वैषम्य, और एक होता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, पास की वस्तु दिखाई देती हैं। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, ना तो दूर की वस्तु दिखाई देती और ना पास की वस्तु दिखाई देती जरा दृष्टि दोष में। ठीक है, मतलब दोनों प्रकार के रोग होते हैं, उनको जरा दृष्टि दोष बोलते हैं। और दृष्टि वैषम्य का मतलब क्या होता है, दृष्टि वैषम्य का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसमें कोई मतलब रोगी व्यक्ति है वो तिरछी और खड़ी लाइन में क्या नहीं कर पाता, विभेद नहीं कर पाता। भी तिरछी लाइन कौन सी है, खड़ी लाइन कौन सी है, इसमें विभेदन नहीं कर पाता है इस दृष्टि वैषम्य रोग से, है ना। तो इसका निवारण करने के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका, बेलनाकार का, है ना, बेलनाकार का। इसमें अवतल और उत्तल दोनों काम में आते हैं क्योंकि इसमें दोनों रोग हैं। और इस निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस काम आता है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। और आपका एक होता है दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस काम आता है। ठीक है ना, दूरदृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस काम आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बताई। उम्मीद कर सकता हूँ ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 105 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए ये रहा आपका 105 नंबर क्वेश्चन। हाँ,
105 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक आभासी प्रतिबिंब बनाता है जो हमेशा बिंब से छोटा होता है। यानी इनमें से आपको यह बताना है आभासी प्रतिबिंब कौन बनाएगा, आभासी प्रतिबिंब कौन बनाएगा जो वस्तु से हमेशा क्या है, छोटा है। तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाता है। समतल दर्पण हमेशा क्या करता है दोस्तों, समतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अवतल लेंस आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। यह आभासी प्रतिबिंब क्यों बनाता है, क्योंकि अवतल लेंस की आकृति इस प्रकार की होती है। जब कोई प्रकाश किरण यहाँ से इस प्रकार से आएगी तो वो प्रकाश किरण इस प्रकार से फैल जाती है, इस प्रकार से प्रकाश किरण फैल जाती है। तो ये आगे जाके कभी भी आपस में मिलती नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कल्पना के अनुसार इसको पीछे बढ़ाते हैं, मतलब आभास के अनुसार इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसका मतलब ये कौन सा प्रतिबिंब हो गया, आभासी प्रतिबिंब। तो जो अवतल लेंस होता है वो हमेशा कौन सा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। उम्मीद कर सकता हूँ ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। 106 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 106 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, विद्युत वाहक बल जो होता है वो एक अधिकतम वोल्टता होती है। क्या होती है, अधिकतम वोल्टता होती है। किसके बीच में, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में या फिर दोनों टर्मिनलों के बीच में, दोनों टर्मिनलों के बीच में सबसे अधिक वोल्टता होती है, सबसे अधिक विभवांतर होता है। ध्यान रखना मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत वाहक बल का मतलब ये होता है कि मान लो ये एक सेल है, ठीक है, ये सेल है और इस सेल में ये दो इलेक्ट्रोड है, एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो वोल्टता है ना, वोल्टता, और वो उच्चतम जो वोल्टता है, उच्चतम वोल्टता, उस उच्चतम वोल्टता को हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच में जो अधिकतम वोल्टता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 10 एम्पियर की धारा के द्वारा 1 घंटे में स्थानांतरित आवेश की मात्रा कितनी होगी। धारा का मान यानी I का मान हमें दे रखा है 10 एम्पियर। 1 घंटे यानी समय का मान हमें दे रखा है, T का मान हमें दे रखा है 1 घंटा। और 1 घंटे में दोस्तों कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि समय को सेकंड में मापते हैं, सेकंड को, समय को सेकंड में लेना पड़ेगा। हमें किसकी मात्रा ज्ञात करनी है, आवेश की मात्रा ज्ञात करनी है। कहने का मतलब Q का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों सूत्र होता है Q बराबर आई टी, Q बराबर I इंटू टी। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, Q बराबर I इंटू टी। तो Q का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब हम क्या कर लेंगे प्यारे दोस्तों, I का मान हम रखेंगे 10 गुणा T का मान 3600। इनको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 36,000 आएगा, 36,000 कूलाम, 36,000 कूलाम। इसको हम क्या कर सकते हैं, अन्य संख्या में भी बदल सकते हैं। कैसे, इसको हम 36 गुणा 10 की घात 3 भी लिख सकते हैं। इस 36 गुणा 10 की घात 3 को हम क्या कर सकते हैं, 3.6 गुणा 10 की घात 4 भी कर सकते हैं। इसको हम 0.36 गुणा 10 की घात 5 भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप इन 3 जीरो का तो आपने क्या कर लिया, 10 की घात 3 बना ली, लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 1 घात यहाँ पर बढ़ जाएगी। ये पॉइंट यहाँ पे खिसका के लेके आएंगे तो 1 घात और बढ़ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा, करेक्ट होगा। तो उम्मीद कर सकते हो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या है, राइट है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 108 नंबर क्वेश्चन की। 108 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपको दे रहा है, कुछ बता रहा है कि चित्र में 3 एक समान बल्ब L1, L2 और L3 एक विद्युत स्रोत से जोड़े गए हैं। यदि बल्ब L3 बुझ जाता है तो L1 व L2 के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उत्सर्जित प्रकाश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसकी धारा में क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी अगर ज़्यादा धारा आएगी तो ज़्यादा मतलब प्रकाश उत्पन्न करेगा, और कम धारा आएगी तो क्या होगा, कम प्रकाश उत्पन्न करेगा। अब अनुमान
लगा के हमें ये क्वेश्चन करके देखना है। देखिए ये हमारा मतलब क्या है, एक बैटरी है। इस बैटरी की वोल्टता मैंने मान लो 100 वोल्ट। कितनी मान ली मैंने? 100 वोल्ट मान ली। ठीक है, 100 वोल्ट। इसका मैंने प्रतिरोध मान लिया 10। इसका प्रतिरोध भी मैंने 10 मान लिया। इसका प्रतिरोध भी मैंने क्या मान लिया? 10 मान लिया। ठीक है, समझने की कोशिश करना। तीनों का मैंने प्रतिरोध मान लिया। पहले ये जो L3 है ये बुझा नहीं है, ये अपना प्रकाश उत्पन्न कर रहा है। दो स्थितियां हैं, पहले तो ये जल रहा है और फिर ये बुझ जाता है। तो पहले हम जलने वाली स्थिति की बात करते हैं। तो तीनों का जो हमने मान लिया, इसका भी 10 ओम प्रतिरोध है, इसका भी 10 ओम प्रतिरोध है, इसका भी क्या है, 10 ओम प्रतिरोध है। तो इसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? देखो ये L1 है और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। तो ये जो समांतर क्रम में है तो इनको समांतर क्रम के सूत्र से जोड़ेंगे और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1+10/1+10। ये उत्तर हमारा हो जाएगा 2/10। और 2/10 को हम क्या लिखेंगे? 10/2 लिखेंगे। कहने का मतलब 5 आ गया। कितना आ गया? 5। और 5 को 10 के साथ जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 15। ये 15 मैंने क्यों किया? क्योंकि दोस्तों L1 के साथ में ये जो दोनों है ना, ये दोनों ये कौन से क्रम में जुड़े हैं? L1 के साथ में दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो L1 का मान तो आपका 10 था। तो इन दोनों, इस 10 को और इन दोनों के उत्तर को तो हम क्या करेंगे? श्रेणी क्रम के सूत्र से जोड़ेंगे। और श्रेणी क्रम का आपका सूत्र सीधा होता है R बराबर R1 + R2, इस प्रकार से। तो R1 ये मान लिया और R2 हमने ये मान लिया पूरा। लेकिन इसका मान कितना था दोनों का? इसका मान हमें जोड़ना पड़ेगा समांतर क्रम के आधार पर। कौन से क्रम के आधार पर? समांतर क्रम के आधार पर। और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/R + 1/R2, है ना। तो इसको हमने R1 माना, इसको R2 माना। तो 10 को इस प्रकार से जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इन दोनों का जो मतलब वो प्रतिरोध आ गया, वो कितना आ गया? 15 ओम आ गया। ठीक है, 15 ओम। अब हम क्या करते हैं? धारा का मान ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? धारा का मान। तो देखिए धारा का मान ज्ञात करेंगे तो I का मान ज्ञात करना है हमें। धारा का मतलब I का मान। तो I बराबर क्या होता है? V/R होता है। V का मान ये दे रखा हमें 100। ठीक है, और R का मान कितना दे रखा है? 15। इसको आप क्या कर लोगे? हल कर लोगे। 100 में 15 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 100 में 15 का भाग देंगे तो आपका आएगा 20/3। कितना आएगा? 20/3, क्योंकि इसको 5 से काट देंगे। और 20 के अंदर हम अगर 3 का भाग देंगे तो 3 का भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 6.66। ये 6.66 आपकी क्या आई है मेरे प्यारे दोस्तों? 6.66 आपकी तीनों की, 6.66 आपकी तीनों की क्या आ गई? धारा आ गई, तीनों की धारा। अब देखो 6.66 को दो भागों में बांटेंगे, क्योंकि एक तो संयोजन ये है और एक संयोजन ये है। आई बात समझ में? तो 6.66 में हम कितने का भाग देंगे? 2 का भाग देंगे तो आपका कितना आ गया? मान लो 3 आ गया, है ना। 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.33, 3.33। तो इसमें भी धारा कितनी बह रही है? 3.33 बह रही है। और इन दोनों में भी कितनी बह रही है? 3.33। लेकिन इन दोनों में अलग अलग करेंगे तो इसमें भी 2 का भाग लगाना पड़ेगा। इन दो में मतलब इनमें 2 का भाग लगाएंगे, इसमें जो धारा आएगी वो धारा, इसमें 3.33 में आप कितने का भाग दोगे? 2 का भाग दोगे। तो 2 एकम 2 कितना आएगा? 2 छिके मतलब 1.6 के समथिंग आएगा, 1.6 के समथिंग आएगा। 1.6 इसमें और 1.6 इसमें है। तो ये तो हमारी पहली स्थिति आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें इसको बुझा देना है। अब इसको हमें बुझा देना है, मतलब L3 को बुझा देना है। L3 को बुझा देंगे तो हमारे पास कितने प्रतिरोध रहेंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 प्रतिरोध रहेंगे। कौन कौन सा? 2 प्रतिरोध रहेंगे सिर्फ। कौन कौन सा? एक तो रहेगा हमारा ये L2 और एक रहेगा हमारा L1। इसका भी 10 है और इसका भी क्या है? 10 है। तो इसको हम दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, क्योंकि ये और ये आपस में श्रेणी क्रम में, देखो एक सीधी श्रेणी बनी है। ये 10 कितना हो गया? 20 हो गया। हमें किसका मान ज्ञात करना? I का। तो I होता है 100 बटे यानी V/R। ये हमारा आ गया 5। ये क्या आ गया? 5 आ गया। अब हमने क्या किया? देखो L1 और L2 में हम अगर भाग देंगे, क्योंकि इस धारा को हमें 2 भागों में बांटना है, तो इसका मान कितना था? इसका इस 5 को हमें 2 भागों में बांटना है, क्योंकि अब की बार सिर्फ 2 बल्बों में क्या आएगी? हमारी लाइट आएगी। तो 5 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 2.5 आएगा। तो इसकी कितनी होगी? 2.5 हो गई और इसकी कितनी होगी? 2.5 हो गई। अब देखो पहले इसकी 1.6 थी, अब कितनी होगी? 2.5 हो गई। पहले इसकी कितनी थी? 3.3 थी, अब कितनी होगी? 2.5 हो गई। कहने का मतलब इस L1 का तो प्रकाश घट जाएगा और L2 का प्रकाश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
कहने का मतलब ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, लेकिन इस प्रकार से करके बताना जरूरी था आपके लिए, इसलिए मैंने करके बताया, वरना मैं सीधा आंसर भी आपका इसका बता सकता था। ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करके देखने पड़ेंगे, तब आपको पसंद समझ में आएगा, वरना समझ में आने की संभावना कम होती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे के बताया है, अगर आपने थोड़ा भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो बिल्कुल आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि 9 नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का व्यास 1.4 गुणा 10 की घात 9 मीटर और इसकी पृथ्वी से दूरी 10 की घात 11 मीटर है। 2 मीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब का व्यास क्या होगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, समझना अच्छे से, समझना है आपको अच्छे से ये क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज कर देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ दिखाई देगा, समझ में भी ठीक आएगा। चलिए हाँ, तो अब शुरू करते हैं। देखिए इसमें हमें दे रखा है ये सूर्य का व्यास, मतलब एक प्रकार का हमें सूर्य की मतलब कितना बड़ा है वो दे रखा है, मतलब सूर्य की ऊंचाई दे रखी है ना। सूर्य की ऊंचाई मतलब ये वस्तु है, तो हमारी एच का मान हमें दे दिया 1.4 गुणा 10 की घात 9 मीटर। मतलब सूर्य सूर्य एक प्रकार की वस्तु हो गई, क्योंकि चित्र इसका ही बन रहा है, सूर्य का चित्र ही दर्पण में बन रहा है, लेंस में बन रहा है, इसीलिए इस सूर्य को हम क्या मानेंगे, वस्तु मानेंगे। और वस्तु की ऊंचाई हमें दे रखी है 1.4 गुणा 10 की घात 9 मीटर। पृथ्वी से दूरी, पृथ्वी से दूरी कहने का मतलब ये जो सूर्य है ना, ये पृथ्वी से कितनी दूर है, 10 की घात 11 मीटर दूर है। तो 10 की घात 11 मीटर दूर मतलब ये क्या हो गई, इसकी बिंब की दूरी हो गई, क्योंकि ये वस्तु है और यहाँ पर हमारा दर्पण है, मतलब लेंस है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो एक प्रकार की क्या हो गई, हमारी बिंब दूरी हो गई। और बिंब दूरी को हम क्या बोलते हैं, 10 की घात है, बिंब दूरी को हम यू से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, यू से। तो यू का मान हमें 10 की घात 11 मीटर दे रखा है, और 10 की घात 11 मीटर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। और हमें दे रखा है 2 मीटर फोकस दूरी, एफ का मान हमें दे दिया कितना, 2 मीटर। अब इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें v की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें u दे रखा है, f दे रखा है, तो हम v निकाल देंगे। और 1/v बराबर क्या होता है, 1/u प्लस 1/f, 1/u प्लस 1/f। ये सूत्र होता है आपका लेंस सूत्र, ये होता है आपका लेंस सूत्र। तो इस लेंस सूत्र में हम v का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/v बराबर u का मान अनंत हो गया, प्लस f का मान हमारा 2 है। तो 1/अनंत में हम क्या करेंगे, 1/2 जोड़ेंगे तो अनंत का मान तो 0 होता है। तो इस एक एक में हम अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। और 0 का मान 0 हम 1/2 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा। कहने का मतलब 1/v का मान 2 आ गया, तो v का मान आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब v का मान भी कितना हो गया, 2 हो गया। समझने की कोशिश करना है इस क्वेश्चन को। मैंने 1/v का सूत्र लगाया, 1/u प्लस 1/f। यहाँ से u का मान मैंने अनंत ले लिया, तो अनंत का मतलब 0 मान सकते हो आप। 0 आप जोड़ोगे 1/2 में तो 1/2 आएगा। तो 1/v का मान यहाँ पे 1/v था, एक तो 1/v का मान आपका आ गया 1/2, तो v का मान 2 आ गया, मतलब v का मान 2 है। अब आप आवर्धन के सूत्र से निकाल सकते हो। आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v/u बराबर h डैश बटे h। यहाँ पर v का मान 2 है, u का मान हमें कितना दे रखा है, 10 की घात 11। अब की बार ये 10 की घात 11 हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि वास्तविक दूरी लेनी पड़ेगी। 10 की घात 11 आ गया, बराबर h डैश का मान हमें ज्ञात करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रतिबिंब का व्यास ज्ञात करना है। प्रतिबिंब यानी सूर्य का जो प्रतिबिंब बनेगा ना, उसका व्यास यानी उस प्रतिबिंब की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, इसको हम बोलते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई। एच डैश का मान ज्ञात करना है, और एच का मान हमें 1.4 गुणा 10 की घात 9 दे रखा है। अब इसको हल हम करेंगे तो 2 गुणा 1.4 गुणा 10 की घात 9 बटे 10 की घात 11, क्योंकि ये वज्र गुणा कर देंगे तो ये एच डैश का मान आ जाएगा। इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 10 की घात 2, और 2 को 1.4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2.8 आएगा। 2.8 बटे कितना आ गया, 10 की घात 2। ये मीटर में मान आ गया, किस में मान आ गया, मीटर में। मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 2.08 गुणा बटे 100, ये 10 की घात 2 का मतलब 100 होता है। और मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 2.8। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हम 110 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे।
चलिए ये रहा 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन है कि घरों में अधिकतम 15 एम्पियर धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार किसका बना होता है। यानी हमारे घरों में जो फ्यूज तार लगा होता है 15 एम्पियर वाला, 15 एम्पियर के विद्युत परिपथ के लिए, वो जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है। तो वो जो फ्यूज तार होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो सीसा और टिन का बना होता है। सीसा और टिन की मिश्र धातु का बना होता है। उसमें 37% सीसा होता है और 63% आपका क्या होता है, टिन होता है। 63% आपका टिन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो घरों में 15 एम्पियर की धारा के विद्युत वितरण परिपथ के लिए जो फ्यूज तार काम आता है उसमें 37% शीशा होता है और 63% क्या होता है, टिन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 111 नंबर क्वेश्चन की। 111 नंबर क्वेश्चन है कि एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग में किया जाता है। तो प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, प्रेरित दिशा की धारा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से मान लो ये फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, ये इस प्रकार से दाएं हाथ का नियम है। ये हमारी तर्जनी अंगुली हो गई और ये हमारी वो और बची हुई अंगुली हो गई और इस प्रकार से हमारा पीछे का हाथ हो गया और ये हमारा क्या हो गया, इस प्रकार से अंगूठा हो गया। ठीक है, ये हमारी तर्जनी, ये हमारी क्या है, मध्यमा अंगुली है, बड़ी वाली अंगुली, ये हमारी मध्यमा अंगुली है। ये जो मध्यमा अंगुली है मेरे प्यारे दोस्तों, मध्यमा अंगुली क्या करती है, प्रेरित धारा को दर्शाती है। किसको दर्शाती है, प्रेरित धारा को दर्शाती है, प्रेरित धारा। ठीक है, ये चालक की गति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, गति को दर्शाता है। और ये दर्शाता है चुंबकीय बल को, बी बी यानी चुंबकीय बल को। तो प्रेरित धारा की दिशा अगर हमें ज्ञात करनी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं, हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। इसी प्रकार से बात करते हैं 112 नंबर क्वेश्चन की। तो 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना या कार्य में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किसके अंदर किया जाता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो उपयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो किया जाता है कच्चे लोहे के एक टुकड़े को धारा प्रवाहित परिनालिका के अंदर रखकर चुंबकित करने में। यानी कोई भी कच्चे लोहे का टुकड़ा है उसको किसी भी परिनालिका के अंदर रख के उसमें धारा प्रवाहित करके उसको चुंबकित करने में, उसको चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, समझने की बात यह है कि किसी भी कच्चे लोहे के टुकड़े को धारा प्रवाहित करके उसको चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रेरण का। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 113 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये रहा कि प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है रो बराबर RA/L। आर का मतलब प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। ए का मतलब होता है एरिया, एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। एल का मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। मीटर से मीटर कट गया, क्या बचा, ओम इंटू मीटर। क्या बचा, ओम इंटू मीटर बचा। यहाँ पर दोस्तों ओम इंटू मीटर नहीं दे रखा है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था। ये क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया था, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर होगा ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। इसमें कोई भी नहीं दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट मान लिया गया था। ये गलत दे रखा था ऑप्शन, ठीक है ना, इसलिए इसको डिलीट माना गया था। आपको PDF मिलेगी, उसमें देख लेना, डिलीट है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 114 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 114 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रकाश का उसके रंगों, उसके घटक रंगों में विभाजन कहलाता है। यानी कोई भी प्रकाश है उसको रंगों में विभाजन होना क्या कहलाता है, तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। और जो प्रकाश होता है मेरे प्यारे साथियों, वो 7 रंगों में बंट जाता है। कितने रंगों में, 7 रंगों में। और वो 7 रंग कौन कौन से होते हैं, तो विबग्योर, विबग्योर नाम से आपको सूत्र ध्यान रखना है। इस विबग्योर के अनुसार आपको क्या करना है, 7 रंगों का विभाजन करना है। वी का मतलब वायलेट यानी बैंगनी, आई का मतलब इंडिगो यानी जामुनी, बी का मतलब ब्लू यानी नीला, जी का मतलब ग्रीन यानी हरा, वाई का मतलब पीला, सॉरी, ओ का मतलब नारंगी यानी ऑरेंज, और आर का मतलब रेड यानी लाल। ये 7 रंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों किसी भी प्रकाश के अंदर। और इस घटना को हम क्या बोलते हैं, वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। यानी 7 रंगों में विभाजित होने की जो घटना होती है उसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 115 नंबर क्वेश्चन की। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। PSLV रॉकेट में इस्तेमाल किया जाता है, जो मतलब किसी भी मतलब उपग्रह को ले जाने के लिए PSLV जो रॉकेट होती है उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे दोस्तों, जो ठोस और जो द्वितरल प्रणोदक होता है, ठोस और जो द्वितरल प्रणोदक जो होता है ना, उसका उपयोग आपका किया जाता है किसके अंदर, PSLV रॉकेट के अंदर। प्रणोदक का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रणोदक का मतलब होता है ईंधन। प्रणोदक का मतलब ईंधन, कहने का मतलब ये जो ईंधन होती है इसमें ईंधन, ये जो आपकी रॉकेट होती है PSLV रॉकेट, इसमें तरल ईंधन भी काम आता है और ठोस ईंधन भी काम आता है ना। ठोस ईंधन भी काम आता है और तरल ईंधन भी काम आता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है ना, ना तो तरल मिलेगा ना ठोस मिलेगा ना एक तरल मिलेगा। इसमें तरल पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, तरल पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं और ठोस भी होता है। ठोस और दो प्रकार के तरल पदार्थ मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, प्रणोदक का निर्माण करते हैं, जिसका उपयोग PSLV रॉकेट में किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 116 नंबर क्वेश्चन की। 116 नंबर क्वेश्चन है कि कौन से बहुलक प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, प्रकृति में कौन से बहुलक पाए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रकृति में जो बहुलक पाए जाते हैं वो स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च जो पाया जाता है वो तो पेड़ पौधों में पाया जाता है, किसके अंदर, पेड़ पौधों में। और सेलुलोज आपका पाया जाता है घास के अंदर, किसके अंदर, घास के अंदर, है ना। स्टार्च आपका मंड जिसको बोलते हैं वो तो पाया जाता है पेड़ पौधों में, और जो सेलुलोज होता है वो आपका घास में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 117 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, 117 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गर्म विधि से किसी तेल या वसा के साबुनीकरण के लिए विलयन काम में लिया जाता है। दोस्तों ये डिलीट किया हुआ क्वेश्चन है, ये गलत क्वेश्चन है, डिलीट कर दिया था बोर्ड ने, इसको हम नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादक गैस निम्नलिखित का मिश्रण है। जो उत्पादक गैस होती है वो किसका मिश्रण होता है, उत्पादक गैस। तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं, उत्पादक जो गैस होती है वो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होती है उत्पादक गैस। उत्पादक गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो गैस होती है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है जल गैस। क्या कहा जाता है, जल गैस कहा जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को। अगला क्वेश्चन है जल गैस मिश्रण है, जल गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, यानी कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। अभी अभी मैंने आपको बताया है। और कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 का जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका उत्पादक गैस। क्या कहलाता है, उत्पादक गैस कहलाता है। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन है कि शीतलकों का फ्रियोन समूह क्या होता है। शीतलकों का फ्रियोन समूह जो होता है वो किस प्रकार की विशेषता रखता है। तो शीतलकों का जो फ्रियोन होता है मेरे प्यारे साथियों, वो अज्वलनशील होता है और मध्यम विषैला होता है, यानी वो विषैला भी कम होता है और वो जलता भी नहीं है। जो शीतलकों का जो फ्रियोन होता है वो जलता भी नहीं है और विषैला भी क्या होता है, मध्यम प्रकृति का होता है, वो विषैला भी कम होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज मैंने आपको 20 नंबर तक क्वेश्चन तक करवाए हैं। उम्मीद करता हूँ 20 नंबर क्वेश्चन तक आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद की जितने भी क्वेश्चन बचे हैं, 21-22 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा कल की वीडियो में। LDC का पेपर हमारा डिस्कशन चल रहा है, कल भी LDC का पेपर ही करवाऊंगा। उसके बाद एक पेपर LDC का और रहेगा, उसके बाद 2-3 पेपर और हैं। उसके बाद हम बहुत अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मतलब साइंस की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, वीडियो को आप लाइक भी जरूर करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे वीडियो। आपके लिए मेहनत इतनी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप सहयोग करोगे ना तो आपको और भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि जब किसी टीचर का अगर आप सहयोग करते हो तो उसमें थोड़ा सा जुनून आता है, जोश आता है और वो आपके लिए अच्छा काम करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।